So we will be continuing the process of extraction of free metal from the metal oxide. हमने देखा था अभी तक कि सबसे पहले हम लोगों ने क्रशिंग करनी है, फिर हमें उसे प्रॉपरली ग्राइंडिंग करना है, उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है. फाइन पाउडर में क्यों करना है? क्योंकि सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाए. देन उसको हम लोगों ने उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया. अब ना उस मेटल ऑक्साइड को हम लोग मेटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग पायरोमेटलर्जी बोल रहे हैं. ठीक है. सो पायरोमेटलर्जी का बेसिक कंसेप्ट हमने समझ लिया था कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, और इवन इफ अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो हम किसी ऐसी रिएक्शन के साथ उसे कपल कर सकते हैं जिससे कि टोटल सम नेगेटिव में आ जाए. ओके, सो विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बाय एलिंगम डायग्राम. Okay, so we will understand this concept by the Ellingham diagram. यहां पे हम क्या करेंगे? We'll draw a diagram. Temperature versus delta G formation. यहां पे जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया है वो बनाया है delta G versus temperature. This delta G is basically formation of metal oxide from metal. Okay, तो मेटल ऑक्साइड से जब मेटल बनाते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन करके, ये उसकी फ्री एनर्जी है और ये टेम्परेचर है. तो यहां पे हमें कुछ चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. अगर मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, मेटल जो कि सॉलिड है, ऑक्सीजन जो कि गैस है, जब ये मेटल ऑक्साइड बनाएगा ये सॉलिड होगा. यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि O2 इज ए गैस एंड जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है इट इज सॉलिड. सो गैस से सॉलिड में आ रहे हैं तो डेल्टा एस नेगेटिव है. ठीक है. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. तो यहां पे डेल्टा एस अगर नेगेटिव है देन टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा. एज ए रिजल्ट डेल्टा जी बिकम less negative and will become positive when temperature increases. ठीक है. सो इस इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड फ्रॉम मेटल, इसका डेल्टा जी हमेशा, इसकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होगा. इस चीज को हम लोग यहां पे बनाना चाहते हैं. डेल्टा जी फॉर्मेशन will always have positive slope. यहाँ पे if you see your book you will find कि बहुत सारे ऑक्साइड्स के कर्व्स के एलिंगम डायग्राम बनाया हुआ है, but I'll show you by just a formation of two metal oxide. Okay, this is Mg plus O2 gives MgO, and this is Zn plus O2 gives ZnO.
तो ये जो आपको चेंज मिल रहा है ये आपको मिलेगा 1673 केल्विन पे, एंड दिस इज 1100 केल्विन। ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ आई एम ड्राइंग इट। तो simple, you will see that the formation of this oxide will have positive G with respect to temperature. G increase हो रहा है तो delta G भी increase हो रहा है. Now this will make this reaction non-feasible because हमने देखा था कि delta G should be negative. अब अगर ये formation of oxide positive है तो we have to couple this equation with any some other equation which will make the sum of these equation into larger into negative. तो इस चीज को अब हम लोग आगे देखेंगे कि हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर रिएक्शन डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इस डायग्राम को मैं रब नहीं करूंगा, इसको मैं बना के रखूंगा बिकॉज इट विल हेल्प अस इन रेफरेंस। आई विल रब दिस पार्ट, यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी विल कंटिन्यू दैट विद रेफरेंस टू दैट पार्ट इन फ्यूचर। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पे गैस से सॉलिड बन रहा है, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्साइड सॉलिड है, एंट्रोपी नेगेटिव आ रही है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा, टी डेल्टा एस अगर नेगेटिव होगा तो माइनस ऑफ माइनस टी डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, सो दिस वैल्यू विल बी मोर नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती चली जाएगी और टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा तो डेल्टा जी विल बिकम पॉजिटिव। तो ये थोड़ी सी फिजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। तो अब इस फिजिबिलिटी को हम लोग सही कैसे कर सकते हैं, आई विल शो यू। Okay. First of all, we'll see the limitation of this Ellingham diagram. For a while मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ही यूज करूंगा बोर्ड का ताकि वो आपके काम आएगा। काइनेटिक ऑफ रिएक्शन। एलिंगम डायग्राम थर्मोडायनामिकली तो एक्सप्लेन कर देता है कि कोई रिएक्शन कितनी फिजिबल होगी, लेकिन वो उस रिएक्शन की काइनेटिक्स नहीं बता पाता। वो ये नहीं बता पाता कि ये रिएक्शन अगर होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी। फाइन, तो यू कैन राइट डाउन। ऑल्दो इट प्रॉपरली एक्सप्लेन feasibility of reaction, thermodynamically, but kinetics or speed of a reaction cannot be determined. Second, product reactant equilibrium. Delta G is equal to minus RT ln K. So it's assumed that reactant and product are in equilibrium.
तो हमेशा डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, तो हमें माना जाता है कि के इज अ इक्वेशन कांस्टेंट। तो के इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा इक्विलिब्रियम में है, बट इन रियल इट डजंट हैपन। It does not happen always. Okay, हमेशा ऐसा, या we can say it doesn't always happen. So it doesn't happen always. ठीक है, इस इंग्लिश को थोड़ा सही कर लो. It doesn't always happen. Fine. तो ये एलिंगम डायग्राम की लिमिटेशन है. ओके, सो ऑल्दो इट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन थर्मोडायनामिक के हिसाब से तो ये हमें बताता है कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी है या नहीं है, लेकिन स्पीड ऑफ अ रिएक्शन नहीं बताता, काइनेटिक्स को सेटिस्फाई नहीं करता, और ये अज्यूम करता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हमेशा इक्विलिब्रियम में होंगे, लेकिन रियल में हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो ये इसकी लिमिटेशंस है एलिंगम डायग्राम की. नेक्स्ट विल सी द थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी. एग्जैक्टली फिजिबिलिटी को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट को सी प्लस कार्बन को जैसे हम लोग यहाँ यूज करेंगे स्मेल्टिंग के केस में, तो कैसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि विच रिड्यूसिंग एजेंट विल बी सुटेबल फॉर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्शन. ओके, next we'll see this theory of pyrometallurgy. Okay, extraction of metal from its oxide by heating with coke. अब कोक में यहां पे चारकोल भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है. ठीक है, सो हीटिंग विथ कोक सो रिडक्शन. सो हम लोग यहां पे मेटल को मेटल ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय रिडक्शन प्रोसेस, और रिडक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं कोक. तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मेल्टिंग. सो दिस इज नोन एज स्मेल्टिंग. नाउ यहां पे हम लोग देखेंगे रिडक्शन. जो मेटल ऑक्साइड है सॉलिड, it will be decomposed into metal plus oxygen. ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो रहा है मेटल में और ऑक्सीजन में, और दिस ऑक्सीजन इज टेकन अवे बाय कार्बन. ओके, सो वी कैन सी दैट कार्बन प्लस oxygen will give carbon monoxide. Oxidation half ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, सो ये तो रिडक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन में
Carbon plus O2 will give carbon monoxide as well. Carbon plus oxygen can give carbon dioxide. Carbon monoxide further oxidized to carbon dioxide. तो इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन फिजिबल हो सकती है. So all these reactions are feasible for oxidation. तो हमारा काम क्या है, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को क्लब करेंगे ताकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिलके डेल्टा जी को नेगेटिव बनाए, बिकॉज दिस विल हैव डेल्टा जी लेस नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है ना. ये यहां पे डेल्टा जी हमारा क्योंकि इसको अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, m प्लस O2 गिव्स MO, तो हम लोगों ने अभी इसकी फॉर्मेशन देखी थी, डेल्टा जी विल बी हैविंग पॉजिटिव. तो हमारा यही काम है कि इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग मिला के डेल्टा जी को हमें नेगेटिव बनाना है. तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन की इक्वेशन को क्लब करूं, सो आई कैन गेट metal oxide plus carbon will give metal plus carbon monoxide. ये इक्वेशन तो ये बन सकती है. अगर मैं इसको मर्ज करूं तो एक metal oxide plus half carbon can give हाफ CO2. एक इक्वेशन ये बन सकती है. एक मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड कैन गिव मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये तीनों ही इक्वेशन हैं, इनका डेल्टा जी नेगेटिव होगा. ठीक है. तब ये इक्वेशन फिजिबल है. और हमने यही काम किया है, इन दोनों इक्वेशंस को क्लब करके हम लोगों ने डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने की कोशिश करी है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड कि अगर डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हो तो हम लोग इसको नेगेटिव बना सकते हैं बाय कपलिंग विद सम एनी इक्वेशन विच हैज लार्जर डेल्टा जी इन नेगेटिव मैग्नीट्यूड. तो ये हम लोगों ने किया है, एंड इट इज अ थ्योरी ऑफ पायरोमेटलर्जी. ठीक है. इतना कैलकुलेट करने के अलावा हम लोग एलिंगम डायग्राम से भी देख सकते हैं कि विच मेटल कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन पर्पस. सो वन अलग प्रोसेस तो ये है. दूसरा है फ्रॉम एलिंगम डायग्राम हम लोग ये चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओके, एक वैल्यू ये है मेटल प्लस O2 गिव्स मेटल ऑक्साइड. एक दूसरी इक्वेशन ये है M डैश प्लस O2. ठीक है. एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, इसकी अलग अलग इक्वेशंस हैं. दिस इज ठीक है. अब अगर मुझे पता लगाना है कि कौन सा मेटल किसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, सो वी कैन फाइंड इट कि एनी एलिमेंट or we can say any element can reduce the oxide of other metal if
it lie above it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो m डैश का जो ग्राफ है वो m के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि m can reduce m dash from its ऑक्साइड. ठीक है, तो यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो m है, जो मेटल है, ये मेटल ऑक्साइड ये m डैश ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है इससे. इसका रीजन क्या है? एक्चुअली दे हैव अ डिफरेंस बिटवीन देयर फ्री एनर्जी. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, तो व्हेन वी कपल दिस इक्वेशन, दिस बोथ इक्वेशंस, देन व्हाट विल हैपन, ये इन दोनों की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है. ठीक है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, तो ये ऊपर वाले से मिलके इसको नेगेटिव कर देगा. तो ऐसा कोई सा भी एलिमेंट जो एलिंगम डायग्राम में नीचे आता है वो ऊपर वाले सभी ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर सकता है. मतलब ये m जो है m डैश O2 को रिड्यूस करके वापस m डैश में कन्वर्ट कर सकता है. बना लो, शॉर्टकट याद रहेगा. यहां पे वी कैन सी दैट n कैन कन्वर्ट m डैश O2 टू m डैश. जो m है वो m डैश O2 को m डैश में कन्वर्ट कर देगा, मतलब रिड्यूस कर देगा. तो वी कैन कंक्लूड दिस थिंग फ्रॉम एलिंगम डायग्राम एज वेल. और ऊपर तो हम लोगों ने कंक्लूड किया ही सही है, यहां से भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर जो पहले जो एलिंगम डायग्राम बनाया था उसके हिसाब से अगर हम लोग चलें, तो जो मैग्नीशियम है वो जिंक ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर देगा. ठीक है, यू कैन रेफर योर दैट डायग्राम कि जो नीचे वाला जो था वो मैग्नीशियम था, ऊपर वाला जिंक था, तो मैग्नीशियम जो है जिंक को रिड्यूस कर देगा. नेक्स्ट इज effect of temperature on overall रिडक्शन प्रोसेस. ओके, पूरे रिडक्शन प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या रोल होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. सो ये हम लोग वैसे तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि फॉर एनी प्रोसेस डेल्टा एच एंड डेल्टा एस remains constant. Okay, only temperature is वेरिएबल. ठीक है, तो किसी भी प्रोसेस में डेल्टा जी डेल्टा, किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एस और डेल्टा एच की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा है. तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एनी पर्टिकुलर रिएक्शन if not occur at lower temperature can happen at higher temperature. तो ऐसी कोई सी भी रिएक्शन, ऐसी कोई रिएक्शन अगर लोअर टेम्परेचर पे नहीं हो रही है तो ये चांसेस है कि शायद वो हायर टेम्परेचर पे हो जाए. अब वो टेम्परेचर कैसे डिसाइड करेंगे कि वो टेम्परेचर कौन सा होगा कि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में रिएक्शन हो जाएगी?
Again, Ellingham diagram. This is T and this is delta G. तो suppose ये एक ऑक्साइड का ग्राफ है, स्लोप है. दूसरा ये है. ये जो पॉइंट है ए, तो वी कैन सी point of intersection of two curves indicates the temperature above which reaction can occur. यहां पे at A डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है. ठीक है, तो आप देखेंगे ए से पहले ये नीचे है और ये ऊपर है. ए से पहले नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने. तो ए से पहले तो ये एम है और ये एम डैश है. तो ए से पहले एम डैश के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और ए पॉइंट के बाद में एम डैश एम को रिड्यूस करेगा, क्योंकि यहां से पहले ये नीचे है और ये ऊपर है, और इस पॉइंट के बाद में ये नीचे है और ये ऊपर है. ये चीज समझ में आई? कंसेप्ट वापस देखना एक बार. हमने देखा था कि जो स्लोप, जो लाइन नीचे होती है वो हमेशा ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकती है. तो ये मेटल यहां से पहले ये मेटल इसको इसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा. लेकिन इस पॉइंट के बाद में अगर आप देखेंगे, ये जो है ये तो नीचे आ रहा है और ये जो है ऊपर जा रहा है. इसका मतलब ये है सॉरी इसके बाद आप देखेंगे कि एम डैश नीचे है और m ऊपर है. तो m डैश विल रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ m आफ्टर a. ठीक है, तो ये कंसेप्ट है एलिंगम डायग्राम का. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड. बाय जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन इजीली टेल कि कौन सा मेटल किसके ऑक्साइड को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. Next we'll see the application of pyrometallurgy by extraction of iron. Okay. Extraction of iron. जो नॉर्मल मेटलर्जी के प्रोसेस हमने देखे थे वो तो यहां पे होना ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. नेक्स्ट इज concentration of ore by magnetic separation.
ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन से आयरन ओर को हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन में FeO plus O2 will give Fe2O3. Also Fe plus O2 gives Fe3O4. FeCO3 will form FeO plus CO2. इसके फर्दर ऑक्सीडेशन से इसको हम लोग Fe2O3 में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर FeS हो उसके ऑक्सीडेशन करके इसे हम लोग Fe2O3 प्लस SO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैल्सिनेशन में हम लोग यही कर रहे हैं, वी हैव टू कन्वर्ट द ओर इनटू देयर ऑक्साइड्स। FeO अगर होगा तो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस इन फेरेसोफेरेट ऑक्साइड Fe3O4। अगर सिडराइट होगा, सिडराइट इज ऑल्सो वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन, जो कि कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट होगा तो वो Fe और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। FeO को फर्दर ऑक्सीडाइज करके हम लोग Fe2O3 बना देंगे। अगर आयरन पायराइट होगा FeS, तो अगेन इसका ऑक्सीडेशन करके Fe2O3 और SO2 में कन्वर्ट कर देंगे। सो इट विल बिकम कैल्साइंड ओर। बाकी जो भी साथ में होता है, जैसे लॉस ऑफ मॉइस्चर, लॉस ऑफ हाइड्रेटेड वाटर ऑफ हाइड्रेशन, जो वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, वो सब उड़ जाती है, ठीक है ना। सो ये हमें यहाँ पे कैल्सिनेशन के बाद में एक उनका ऑक्साइड मिल गया। अब मुझे ऑक्साइड से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए आई यूज द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस बेसिकली ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, ईंटों से बना हुआ होता है। सो देयर आर वेरियस जोन्स इन दिस ब्लास्ट फर्नेस। दिस इज जोन ऑफ कॉम्बशन। इसका टेम्परेचर होता है 2170 केल्विन। फिर ऊपर होता है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। ओके, इसका टेम्परेचर होता है कुछ 1673 केल्विन। देन वी हैव जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। ये होता है कुछ 1173 केल्विन के आसपास। We have zone of reduction जो कि होता है 500 to 900 केल्विन के आसपास, ठीक है। इन दोनों के बीच में there is the zone of fusion। इसका टेम्परेचर होता है कुछ 1473 से 1763 केल्विन के बीच में, ठीक है। ये कुछ ब्लास्ट फर्नेस के वेरियस जोन्स होते हैं। अब इन जोन्स में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल zone of combustion, C plus O2 gives CO2
प्लस 393.3 किलो जूल, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, यहां पे टेम्परेचर बहुत बढ़ता है इस कंबशन की वजह से। जो हम लोगों ने यहां पे इनलेट डाला है, यहां पे इट इज चार्ज बोलते हैं उसको, अंदर चार्ज कंटेन्स कैल्साइंड ओर 8 parts, coke 4 part, limestone 1 part। ठीक है, यहां पे हम लोग कैल्साइंड और 8 parts, कोक 4 part एंड CaCO3 1 part में डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ जोन ऑफ कंबशन। यहां जो रिएक्शन होगी वो होगी C+O2 गिव्स CO2। ठीक है, नेक्स्ट इज जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। फाइन, ठीक है। फर्स्ट इज जोन ऑफ कंबशन, सेकंड इज जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। इसमें विल सी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कोक will give carbon monoxide in a gaseous form, and it is एंडोथर्मिक प्रोसेस। टेम्परेचर कम हो रहा है। थर्ड इज द जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। यहां कैल्शियम कार्बोनेट 1173 पे कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड ही सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा 1173 केल्विन पर। इस जगह पे जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन द टेम्परेचर इज 1173 केल्विन। सो कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट ने इस टेम्परेचर, हालांकि ये 1000 डिग्री पे ही डिकम्पोज हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट will decompose into CaO and CO2, and now this CaO will react with silica, it is impurity, to form, this is known as slag. Now the slag being lighter than the original metal, डेंसिटी के बेस पे हम इस स्लैग को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। इसके ऊपर जब मैं जाऊंगा देन देयर विल बी अ जोन ऑफ रिडक्शन। अब ये जोन ऑफ रिडक्शन कौन सा होगा मुझे पता कैसे पड़ेगा? इट कैन बी अंडरस्टूड बाय अगेन एलिंगम डायग्राम। ठीक है, सो एलिंगम डायग्राम ये बोलता है कि ये जो ग्राफ है ये बता रहा है Fe प्लस O2 गिव्स FeO। Fe प्लस हाफ O2 गेट FeO। नाउ ये जो इंटरसेक्शन है इट विल शो C प्लस O2 गिव्स
2CO2। तो मतलब ये है कि इस टेम्परेचर के बाद में जो कोक हमने डाला है चार्ज, इस चार्ज के साथ में, ये कार्बन जो है इस FeO को रिड्यूस कर देगा इन Fe। यही हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में देखा था फ्रॉम एलिंगम डायग्राम। ये ग्राफ जो हमने बनाया है इट इज बेसिकली डेल्टा G और T, ठीक है। सो इस पॉइंट के बाद में ये कार्बन जो है, दिस कोक कैन इजीली रिड्यूस FeO इनटू Fe। इसके लिए हमें जो टेम्परेचर चाहिए होगा, द टेम्परेचर इज 1073 केल्विन। एंड यू नो दिस थिंग कि ये जो जोन है यहां पे टेम्परेचर 500 से 1173 केल्विन तक ही है, फाइन। तो यहां से रिडक्शन शुरू हो जाएगा और इस जोन के बीच में यू विल फाइंड ऑल द आयरन ऑक्साइड विल रिड्यूस इनटू आयरन। ओके, सो फॉर द रेफरेंस आई एम नॉट रबिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। मैं सिर्फ ये आसपास के टैग्स डिलीट कर रहा हूं ताकि, क्योंकि ये रेफरेंस में हमारे काम आएगा अभी। बिकॉज यहां पे आप लोग देखोगे कि यहां पे वी हैव ऑलरेडी मार्क्ड द जोन ऑफ फ्यूजन, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, जोन ऑफ रिडक्शन। Okay, so we'll be starting with zone of reduction। यहां पे एक्चुअली रिडक्शन वाला पार्ट होगा। यहां we will see Fe2O3 plus C will form Fe3O4 plus CO2। Fe2O3 plus C will form Fe plus CO2। Fe2O3 plus CO will form FeO plus CO2। ये तीनों ही रिएक्शंस (500 से 900 केल्विन के बीच में हो जाएगी। ओके, ये तीनों ही रिएक्शंस 500 to 900 केल्विन के बीच में हो जाती हैं। ओके, नाउ FeO plus C will give Fe plus CO। यहां पे टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 103 केल्विन है, ठीक है। अगेन Fe2O3 plus C will give Fe plus CO। यहां पे टेम्परेचर अगेन 1073 केल्विन से ज्यादा है, ठीक है। सो दिस इज जोन ऑफ रिडक्शन। Next is this zone of fusion। Okay, it will be between 1473 Kelvin to 163 Kelvin। यहां पे you will see जो बनता है वो पिग आयरन होता है, which contains all the impurities of carbon, silicon, phosphorus, manganese, etc. It can be converted into cast iron by lowering the impurities, and now this cast iron will convert into wrought iron। यहाँ पे कार्बन कंटेंट जो है 0.3 to 0.5% तक पहुंच जाता है। तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन एंड द पिग आयरन इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ आयरन।
So it's basically the extraction of iron. Okay. Next we'll see the extraction of copper.